नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आप लोगों की सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस आते रहें। दोस्तों, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है टैक्स इवेजन पिटीशन। टैक्स इवेजन पिटीशन क्या होती है, कब फाइल करनी चाहिए, किसके अगेंस्ट फाइल करनी चाहिए और इसका फाइल करने से क्या फ़ायदा हो सकता है और ये अगर ये 498 के जो जितने भी केसेस लगे होते हैं उसमें ये किस तरह से सहायक है, इसके बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ, जो माननीय हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास की थी, उस जजमेंट में क्या कहा था, क्या दिशा निर्देश दिए थे और इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, इन सबको हम थोड़ा-सा ब्रीकी में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब भी कोई 498 का केस लगाया जाता है तो एक पार्टी के पास पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि दूसरी पार्टी के ऊपर जितनी अनसब्सटैंशिएटेड और एक्सैजरेटेड एलिगेशंस लगाई जाती हैं ताकि वो कानून की आड़ में काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम किया जा सके, अगली पार्टी को डराया जा सके, धमकाया जा सके। ये मैं नहीं कह रहा, ये कई जजमेंट्स में भी लिखा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 498 को एक लीगल टेररिज्म का नाम दिया था और वो जजमेंट्स के कई लिंक्स हैं। आप अगर आपने इस चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, आप इसे आसानी से देख सकेंगे और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस लिंक को छोड़ दूंगा। और ये भी कहा गया है कि 498 के जो केसेस में जो है एग्जैजरेटेड क्लेम्स किए जाते हैं और दूसरी पार्टी को हरास करने के लिए किया जाता है, मोटिवेटेड होती हैं, एलिगेशंस फॉल्स होती हैं, मोटिवेटेड होती हैं और अपने पर्सनल स्कोर्स को सेटल्ड करने के लिए लगाई जाती हैं। तो दोस्तों, अब हम इस जजमेंट को एक थोड़ा-सा जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो जानेंगे टीईपी जिसे कहते हैं, टैक्स इवेजन पिटीशन, कब फाइल करनी चाहिए, क्यों फाइल करनी चाहिए। दोस्तों, कई केसेस में देखा गया है कि जब केस लगाया जाता है, 498 का केस लगाया जाता है तो उसमें एक फेक लिस्ट होती है डाउरी की। अधिकांश केसेस में एक फेक लिस्ट जनरेट की जाती है और उसमें उनके जो कंप्लेनेंट के दिमाग में ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लेम करेंगे ताकि अगली पार्टी डर के हमें जितना जो क्लेम मांग रहे हैं वो जब सेटलमेंट होगा तो इतना क्लेम हमें मिल जाएगा। तो ये भी एक लालच भी होती है, ग्रीडीनेस भी होती है लगाने का। कुछ क्लेम सही भी होते हैं लेकिन उनकी जो रेशियो है, जो एनसीआरबी की जो डाटा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि 93.6% जो होती है चार्जशीट में के जो 498 केसेस में चार्जशीट फाइल की जाती है और अधिकांश कहा गया था कि 80% से ज़्यादा केसेस जो है एक्विटल में चले जाते हैं। तो दोस्तों, एक वीक इन्वेस्टिगेशन और एक मैकेनिकल मैनर में एक इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इसी का जो रिजल्ट्स हैं कि कोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा पेंडेंसी हो गई है केसेस की। तो दोस्तों, अब एक जजमेंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम जानेंगे टीईपी के बारे में, जो वो कहा जाता है। टीईपी किसे कहा जाता है? टैक्स इवेजन पिटीशन। ये कौन फाइल कर सकता है टैक्स इवेजन पिटीशन? देखिए, कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है टैक्स इवेजन पिटीशन अगर कोई क्लेम कर रहा है कि मैंने इतना एक्सपेंडिचर खर्चा किया, इतना इन्वेस्टमेंट की है, अगर उसकी आय से ज़्यादा है, अगर उसने अपनी आय अपना जो ईयर में जो रिटर्न भरते हैं इनकम टैक्स की, अगर उस इनकम टैक्स रिटर्न में वो सारी आय नहीं दर्शाई जाती है तो फिर उस इन्वेस्टमेंट को, एक्सपेंडिचर को अनएक्सप्लेनेबल इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेनेबल एक्सपेंडिचर का कहा जाता है। तो फिर उससे क्या होता है कि जो भी इनकम है, एक्सपेंडिचर है, अगर वो सेटिस्फैक्टरली ओपिनियन असेसिंग ऑफिसर को नहीं दे पाते हैं तो उस इनकम को उनकी इनकम में जोड़ा जाता है। अब उससे होता क्या है? देखिए, अगर इनकम में जब वो जोड़ा जाएगा तो फिर इनकम टैक्स की जो लायबिलिटी है उससे वो बच नहीं सकते। उनको फिर मान लीजिए जितना भी, अगर वो कह रहे हैं इतने लाखों हमने इन्वेस्टमेंट की है, इतना लाखों एक्सपेंडिचर किया है, अगर उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं शो किया है, वो सारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उस असेसमेंट ईयर में ऐड किया जाएगा, जो कि प्रीवियस ईयर का होता है, उस प्रीवियस ईयर में ऐड किया जाएगा और इनकम टैक्स अथॉरिटी साहब उनसे रिकवर करेगी।
तो ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हो सकता है सही भी हो सकती है उन्होंने किया हो इन्वेस्टमेंट, हो सकता है गलत भी हो एक्सपेंडिचर। अगर फॉल्स क्लेम है तो फिर गलत होगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो भी अगर मान लीजिए झूठी क्लेम की गई है, झूठा एग्जैजरेटेड क्लेम किया गया है, उसके बेसिस पे डोमेस्टिक वायलेंस या 498 का केस लगाया गया है, तो उसमें ये आपके डिफेंस में काम आएगा। तो पहले हम एक जजमेंट को बड़े जानते हैं। इस जजमेंट में क्या था? देखिए, पहले एक जजमेंट आई थी, ये टैक्स एवेजन पिटीशन के ऊपर नहीं थी, लेकिन इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने एक डायरेक्शंस दी थी जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर दी थी, और उन्होंने बताया था कि अगर जो एग्जैजरेटेड क्लेम्स किए जा रहे हैं तो उनको भी जो है वेरीफाई किया जाए कि इनकम का, कि कहां से आया पैसा, किधर से आया पैसा। तो देखिए, हम उस पैराग्राफ पे चलते हैं। देखिए, ये जो जजमेंट थी इसको आप थोड़ा सा कोट कर लीजिए। ये जजमेंट क्रिमिनल मिसलेनियस 7262 थी, ऑब्लिक 2006 की जजमेंट है ये, और ये माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने पास की थी। 23 जजमेंट की तारीख थी 23 फरवरी 2007। तो दोस्तों, अब हम इसके पैराग्राफ पे चलते हैं। क्या कहा था इस पैराग्राफ में? पहले तो देखिए यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 4 पे देखिए, जो काफी रेलिवेंट है। उसमें कहा है कि nowadays exorbitant claims are made about the amount spent on the marriage and other ceremonies and on the dowry and the gifts. In some cases, claim is made of the spending crores of rupees on dowry without disclosing the source of income and how funds flowed. तो कहा कि कई केसेस में कहा जाता है कि करोड़ ऑफ पैसा खर्चा किया, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहां से फंड्स आए, ये नहीं मेंशन किया जाता। तो फिर कहा कोर्ट ने कि आई कंसिडर टाइम हैज कम, कोर्ट शुड इंसिस्ट अपॉन डिस्क्लोजिंग सोर्स ऑफ सच फंड्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ द इनकम टैक्स verification of the income from tax returns, and police should insist upon the compliance and the rules dowry prohibition act. देखिए, पुलिस को तो अलग निर्देश दिए कि रूल्स, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम को कंट्रोल करना, लेकिन कोर्ट को ये निर्देश किया कि कोर्ट्स को कहा कि वो इंसिस्ट करें कि कहां से फंड्स आए, सोर्स बताएं अपने फंड्स का, और वेरिफिकेशन ऑफ इनकम फ्रॉम टैक्स रिटर्न, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उससे वेरीफाई किया जा सके। तो ये पैराग्राफ नंबर 4 पे आया। आगे हम चढ़ते हैं। आगे देखिए, पैरा नंबर 5 पे भी ये मेंशन किया गया कि the metropolitan magistrate should take cognizance of offence under this act in respect of offence of giving dowry whenever allegations are made that dowry was given as a consideration of marriage after refund. Court should also insist upon compliance with the rules frames of this act, and if rules are not compliant, adverse inferences should be drawn. तो देखिए, यहाँ पर तो दिल्ली में तो कह रखा है कि दिल्ली की सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कि अगर रूल 2 के मुताबिक डाउरी लिस्ट नहीं बनाई गई है तो फिर एडवर्स इन्फ्लुएंसेस जो है ड्रॉन की जाएगी। और साथ में ये भी कहा कि if huge cash amounts are less to be given at the time of marriage which are not accounted anywhere, such cash transactions should be brought to the notice of the income tax department by the court. कोर्ट के लिए डायरेक्शन दी थी कि अगर कहा कि अगर जो भी कैश है जो दी गई है मैरिज में और कहीं मेंशन नहीं किया गया ऐसी कैश का, तो ऐसी कैश ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस में लाया जाए, so that the source of the income is verified, कि कहां से पैसा है वे वेरीफाई किया जा सके, और जो पर्सन को ब्रॉट टू द लॉ, जो है लॉ के दायरे में लाया जा सके। तो एक साथ में ये भी कहा कि अगर कोर्ट्स इंसिस्ट नहीं कर रही हैं रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ और कंप्लेंट्स एंटरटेन कर रही हैं और एक्शन जो है सिर्फ स्टेटमेंट के आधार पे लिया जा रहा है, तो और बिना वेरिफिकेशन किए, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कई फॉल्स कंप्लेंट्स हैं वो पोरिंग मींस काफी ज्यादा बढ़ रही हैं कंप्लेंट। तो देखिए दोस्तों, ये तो थी जजमेंट थी। तो जजमेंट में तो कोर्ट के लिए निर्देश दिए गए थे कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो कंप्लाई करें इनकम टैक्स रूल्स को, और मतलब इनकम टैक्स को भी, अथॉरिटीज को भी कंप्लाई, सोर्स को वेरीफाई किया जा सके, और रूल 2 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1985 का, उसके थ्रू भी कंप्लाई किया जा सके। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप उसे देखिए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आसानी से वो वीडियो नजर आ जाएगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर। देखिए, इनकम टैक्स के भी प्रोविजंस है, वो तो कोर्ट के लिए दिशा निर्देश थे। अब इनकम टैक्स के लिए अथॉरिटीज को भी मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी प्रोविजंस हैं, जो एक बीइंग एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया के नाते, साधारण मतलब एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी राइट बनता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज को ये सारी सूचना दी जा सके, ताकि एक इन्वेस्टिगेशन की जा सके उस व्यक्ति के खिलाफ जो क्लेम कर रहे हैं कि हमने इतना ह्यूज एक्सपेंडिचर किया है। तो कौन से प्रोविजंस हैं जिसके अंदर टैक्स एविजन पिटीशन डाली जा सकती है? वो है सेक्शन 68। देखिए, ये सेक्शन 68 है,
ये बताता है कैश क्रेडिट के ऊपर, और फिर 69 जो बताता है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, फिर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, और फिर 69A अनएक्सप्लेन्ड मनी, और सेक्शन 69B अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट, सेक्शन 69C अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। तो आइए हम थोड़ा सा सेक्शंस के ब्रीफली में जानने की कोशिश करते हैं क्या है ये कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट ये कहता है कि when any sum is found credited in the book of the assessee maintained for any previous year, assessee offers no explanation about the nature and the source thereof. The explanation offered by him is not in the opinion of assessing officer satisfactorily. The sum so credited may be charged to the income tax as the income of the assessee of the previous year. तो जो भी उन्होंने जो अपनी रिटर्न भरते हैं, जो भी बुक्स मेंटेन करते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो अपनी बुक्स में दिखाता है कि जो प्रीवियस ईयर की मेंटेन की हुई है उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है कि ये कहाँ से अमाउंट जो है क्रेडिट किया गया है, और अगर असेसिंग ऑफिसर को भी एक्सप्लेनेशन देता भी है वो जो उसकी सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, तो जो भी क्रेडिट हुआ गया है उसके जो कैश क्रेडिट जो भी क्रेडिट किया गया है वो इनकम टैक्स से मतलब जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज है उसकी इनकम में जोड़ के चार्ज करेंगे। तो अगला है सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ये बताया कि financial year immediately preceding the assessment year, the assessee has made investment which are not recorded in the book of account, if any, maintained by him for any source of income. The assessee offers no explanation about the nature and the source of investment, or explanation offered is not in the opinion of assessing officer satisfactory. The value of investment may be deemed to be the income of the assessee of such financial year. तो जैसे कहते हैं कि हमने इतना कुछ अमाउंट था वो हमने लगाया शादी पे या इन्वेस्ट किया हमने, अगर वो इनकम अपने जो रिटर्न में नहीं दिखाते हैं, और अगर जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो असेसिंग ऑफिसर एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, एक्सप्लेनेशन देने से मना कर देते हैं या फिर नहीं देते हैं, अगर देते हैं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट को भी इनकम में जोड़ा गया है, जोड़ने जाने का प्रावधान बताया गया। फिर आगे 69A का बताया है अनएक्सप्लेन्ड मनी। अब देखिए कई कहते हैं कि हमने शादी में इतना अमाउंट दिया, इतना कैश दिया, तो यहाँ पर ये भी चीज आती है। अनएक्सप्लेन्ड मनी क्या है कि इन फाइनेंशियल ईयर द assessee is found to be the owner of any money, bullion, ज्वेलरी और वैल्यूएबल, देखिए ज्वेलरी को भी ऐड किया गया, और वैल्यूएबल आर्टिकल और सच मनी, बुलियन और वैल्यूएबल आर्टिकल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट इफ मेंटेन्ड बाय हिम फॉर द सोर्स ऑफ इनकम, एंड assessee offers no explanation about the nature and source of acquisition of money, bullion, jewelry or valuable articles. Explanation offered by him is not in the opinion of the assessing officer satisfactory. The money, the value of the bullion, jewelry or other valuable articles may be deemed to be the income of assessee for such financial year. मान लीजिए वो कहते हैं हमने इतने लाखों की ज्वेलरी दी है, तो ये अगर ये सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बतानी चाहिए, वो आके चार्ज करेंगे, एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। अगर वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं तो ऐसी एक्सप्लेनेशन जब देते हैं जो कि सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, तो ये सारी चीज बातें भी उनकी इनकम में जोड़ी जाएंगी जिससे रिकवरी की जा सके। तो आगे लिखा है अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बुक ऑफ amount of investment etc not fully disclosed in the book of account, where in the financial year the assessee have made investment is found to be the owner of bullion, jewelry or valuable article, and assessing funds finds that amount expended or making such investment or in the acquiring such bullion, jewelry or other valuable article exceeds the amount। अब देखिए यहाँ लिखा exceeds the amount recorded in this behalf of the book maintained by the assessee or for any source of income, and assessee offers no explanation। मान लो किसी कारणवश दिखा भी दिया इन्वेस्टमेंट पे कि हमने इतना अमाउंट किया है, अगर लेकिन पाया गया कि जैसे मान लीजिए लाख 2 लाख का दिखाया और क्लेम कर रहे हैं 20 लाख का, तो ये एक्सीड्स हो गई उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी, जो एक्सीड्स लिखा एक्सीड्स जो हो गई, जो रिकॉर्ड में दिखाई गई है और असली में जो की गई है, जो क्लेम जो किया जा रहा है वो एक्सीड लेवल से काफी ज्यादा गुना किया जा रहा है, तो वो भी एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। एक्सप्लेनेशन नहीं देने पे अगर अनसेटिस्फैक्टरी होता है तो फिर वो भी इनकम में जोड़ा जाएगा। तो देखिए ये तो था 69B का। अब देखिए 69C क्या कहता है, ये अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। देखिए पहले तो था इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि ज्वेलरी ली या खर्चा किया जो भी मतलब इन्वेस्टमेंट की, अब आता है एक्सपेंडिचर। मान लीजिए इतना कहते हैं हमने लाखों रुपए हमने खाने पे खर्च कर दिए, लाखों रुपए हमने डेकोरेशन पे खर्च कर दिए, तो ये भी इसमें भी प्रावधान किया गया। प्रावधान है सेक्शन 69C इनकम टैक्स एक्ट का, वेयर इन फाइनेंशियल ईयर assessee has incurred any expenditure and he offers no explanation about the source of such expenditure or part thereof, or explanation if any offered by him is not in the opinion of the assessing officer satisfactorily, the amount covered by such expenditure or part thereof as the case may be
may be deemed to be the income of the assessee of that such financial year। तो देखिए ये भी एक्सपेंडिचर के ऊपर ही गिना गया है। अगर एक्सपेंडिचर दिखाते हैं हमने इतना लाखों खर्च किया, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं, देते हैं जो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता, वो भी इनकम में जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों ये इस तरह से आप टैक्स एवेजन जो पिटीशन है वो एप्रोप्रिएट इनकम टैक्स अथॉरिटी, जहां का जो कंप्लेनेंट है, जो क्लेम कर रहे हैं कि हमने इतना इनकम टैक्स दिए, मतलब जो इतना मैंने शादी में खर्चा किया और उनका ऑफिस कहाँ है, वो सारी मतलब जो डिटेल्स हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बताई जा सकती हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो होंगी वो इन्वेस्ट कंप्लेंट को लेके साथ में इन्वेस्टिगेशन करेंगी, और अगर पाया गया कि ये रिकवरी मतलब जो काफी एक्सपेंडिचर जो इन्वेस्टमेंट है जो कि उन्होंने नहीं दिखाई गई है, तो उस पे इनकम में जोड़ के इनकम टैक्स जो है वो रिकवर किया जाएगा। तो दोस्तों ये था इनकम टैक्स के रिगार्डिंग में था कि ये पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं। इसके 69 के जो प्रोविजंस है वो ऐड कीजिए, मेंशन कीजिए। 68, 69A, 69B, 69C का जो प्रोविजन है, और इन 69 और साथ में जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उस जजमेंट को भी मेंशन कीजिए, और साथ में जो कंप्लेंट है वो जो एफआईआर जो की गई है और जो कोई लिस्ट दी गई है जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि हमने इतना एक्सपेंडिचर किया गया, वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं अथॉरिटीज के सामने भेजे जाए, और उसमें क्लेम की उसमें प्रेयर मांगी जाए कि एक इन्वेस्टिगेशन की जा सके, और अगर जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका राइट बनता है कि आप इस सारी इंफॉर्मेशन को इनकम टैक्स अथॉरिटीज के नॉलेज में लाया जा सके। अगर क्लेम बनता होगा तो क्लेम वो उनसे करेंगे, अगर झूठा क्लेम किया गया है तो वो आपके उसमें मतलब जो ट्रायल है, क्रिमिनल ट्रायल है, उसमें काम आएगा कि एक जो है इन्होंने जो क्लेम किया गया वो अनसब्सटेंशिएटेड था। तो दोस्तों ये था वीडियो, अगर उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।